की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 10 के केमिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये जो चैप्टर है ना ट्रस्ट में बहुत ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दो वीडियो में एंड तुम लोग ये देखोगे कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर अप करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वीडियो के में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखना। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहां पे पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड रह सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में तुम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे सारे चैप्टर्स के, तो आराम से चुप मुख बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं, जिसे तुम लोग अभी समझोगे तब आगे का चैप्टर समझ आएगा। इन बेसिक टर्म्स को समझने के बाद हम लोग मेन एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कोई भी कंपाउंड जो है वो 3 तरह से क्लासिफाई किया गया। पहला एसिड, सेकेंड बेस एंड थर्ड सॉल्ट। एसिड और बेस को समझने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म जैसे कि इंडिकेटर क्या होता है उसे समझते हैं। तो यार इंडिकेटर को तुम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एन इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड दैट चेंजेस इट्स कलर और ओडर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। यानी कि ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो अपने ओडर को यानी कि स्मेल को और कलर को चेंज करता है जब भी वो एसिड या फिर बेस से रिएक्ट करता है या फिर कांटेक्ट में आता है तब। तो अगर सिंपल वे से समझाओ तो तुम लोग अगर लेबोरेटरी में काम कर रहे हो एंड तुम लोगों को पता करना है कि कौन सा तुम लोगों का सॉल्यूशन बेसिक है कौन सा एसिडिक है, तो तुम लोग कैसे पता करोगे? ऑब्वियसली छू के तो नहीं पता करोगे। अगर एसिड को छूओगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तो उसके लिए इंडिकेटर होते हैं जो तुम लोगों को बताते हैं कि कोई भी चीज तुम्हारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो तुम्हारा जो इंडिकेटर है वो आगे 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है वो समझते हैं। नेचुरल इंडिकेटर को सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर दैट आर फाउंड नेचुरली, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो तुम्हारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं एंड नेचुरली मिलते हैं उन्हें हम लोग नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा टर्मरिक यानी कि हल्दी एंड सेकंड तुम लोगों का लिटमस। लिटमस जो है वो लिचेन से बनता है जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली तुम्हारी लेबोरेटरी में एंड कोई भी चीज को टेस्ट करने के लिए लिटमस का यूज किया जाता है। लिटमस तुम्हारा 2 टाइप में होते हैं, ये एक पेपर की तरह होते हैं जो कि एक ब्लू पेपर होता है एंड एक रेड पेपर होता है। उसे ब्लू लिटमस पेपर बोल सकते हो एंड रेड लिटमस पेपर बोल सकते हो। तो जब भी तुम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन से टच करवाओगे तो वो ब्लू लिटमस चेंज होकर के रेड कलर में चेंज हो जाएगा एंड जब ब्लू लिटमस पेपर को तुम बेसिक सॉल्यूशन में टच करवाओगे तो वो ब्लू का ब्लू रह जाएगा। इसका उल्टा तुम्हारे रेड लिटमस को तुम लोग बेसिक में टच करवाओगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा एंड रेड लिटमस को अगर एसिड से टच करवाओगे तो वो रेड का रेड रह जाएगा। तुम्हारी स्क्रीन में एनिमेशन की हेल्प से या फिर पिक्चर की हेल्प से तुम लोग देख सकते हो। तो अब हम लोगों का सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर। ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो ह्यूमंस बनाते हैं यानी कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है। इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फेनोल्फथालीन एंड सेकंड तुम लोगों का मिथाइल ऑरेंज। तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब थर्ड तुम लोगों का है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? अ सब्सटेंस हुज स्मेल वैरीज व्हेन इट इज मिक्स्ड विद एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ओडर में चेंज आता है जब ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तब। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ऑनियन, वनीला एंड तुम्हारा क्लोव। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक का टॉपिक समझ आ गया हो कि इंडिकेटर्स क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि एसिड क्या होता है एग्जैक्टली। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सोर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। यानी कि एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो सोर टेस्ट में होता है, यानी कि उसका टेस्ट खट्टा होता है एंड तुम लोगों का वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब यह तुम लोगों को एक एग्जांपल दूं, कभी भी नींबू को टेस्ट करके देखो, उसका टेस्ट रहता है तुम लोगों को खट्टा लगेगा एंड कर्ड या फिर दही को भी टेस्ट करोगे तो वो खट्टा लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एसिड का मात्रा होता है इसलिए खट्टा लगता है। समझ गया? केमिकली तुम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो एसिड को वो देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस।
डिफाइन किया गया है। इसका दो टाइप्स है, पहला ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है वो समझते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि ऐसे एसिड जो तुम लोगों को नेचुरली मिलते हैं प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारा साइट्रिक एसिड जो लेमन में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड जो चीज एंड कर्ड में प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड तुम्हारे ग्रेप्स एंड बनाना में यूज होता है। तुम्हारा जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो जनरली वीक एसिड होता है। आई होप क्लियर होगा। सेकेंड टाइप ऑफ एसिड है तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि ऐसे एसिड जो अर्थ के मिनरल से या कह सकते हो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 होता है, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। ये तुम्हारा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एसिड का, याद कर लेना। एंड तुम्हारा जो इनऑर्गेनिक एसिड रहता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, उसे टच करने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बॉडी को, इसलिए कभी भी टच मत करना। अब हम लोग ये समझते हैं कि तुम्हारा बेस क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो तुम लोग। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ बिटर टेस्ट, यानी कि उसका टेस्ट तीखा होता है एंड उसके साथ चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि जो रेड लिटमस है उसे ब्लू में चेंज कर देते हैं तुम्हारा बेसिक सब्सटेंसेस। एंड उसके साथ साथ गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये OH माइनस आयंस छोड़ता है। एग्जांपल दूं तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये मोस्ट कॉमन तुम्हारे हो जाएंगे बेसिस। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को पता है कि लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ वो मैं कहाँ से दूंगा। ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को गुरुकुल बाय ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन बैंक में तुम लोगों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ढेर सारे क्वेश्चन गिवन है जो तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करवाएगी। इस बुक में तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ढेर सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिलेंगे जो तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। इस क्वेश्चन बैंक को CBSE की लेटेस्ट सिलेबस एंड करिकुलम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो जब मैंने इस बुक को एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि इसमें ढेर सारे MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन गिवन है जो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करवाएगी। एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन करवाने के लिए तुम लोगों को समरी नोट्स भी मिल जाएंगे चैप्टर के स्टार्ट में। इस बुक में NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर भी इंक्लूडेड है। एंड साथ में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि भैया हम लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन टेस्ट के थ्रू कहाँ अच्छे से दे सकते हैं। तो तुम लोग oswal.io में जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो जो तुम लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करवाएगी बोर्ड्स के लिए एंड एग्जाम के लिए। इससे तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से परचेज करना, बहुत ही अच्छी बुक है। एंड oswal.io की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर विजिट करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे NCERT के तरफ एंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एंड इसके अंडर जो NCERT में सबसे पहला टॉपिक है वो है एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी, जिसमें तुम लोगों का एक्टिविटी 2.1 से स्टार्ट है। चलो एक्टिविटी 2.1 को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे एक्टिविटी 2.1 का फिगर दिख रहा होगा। एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है वो समझते हैं। तुम लोगों को लेबोरेटरी जाना है एंड वहां से अलग अलग सॉल्यूशन को कलेक्ट करना है, जैसे कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे सॉल्यूशन को कलेक्ट कर लेना है। तुम लोगों को एक वॉच ग्लास लेना है, यानी कि एक ग्लास लेना जो प्लेट शेप का होता है, उसमें इस सॉल्यूशन को एक एक करके डाल देना है। एंड फिर तुम लोगों को रेड लिटमस से, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से, फेनोप्थलीन से और मिथाइल ऑरेंज से टेस्ट करना है कि एक एक करके इन इंडिकेटर्स को टच करके टेस्ट करना है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे इन इंडिकेटर्स में। समझ गया एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है। तुम्हारी स्क्रीन पे टेबल दिख रहा होगा, तुम लोगों को इस टेबल में भरना है अपने ऑब्जर्वेशन को। तो सबसे पहले HCl में जब रेड लिटमस को टच करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो एसिड है HCl। ब्लू लिटमस को टच करेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। फेनोप्थलीन जो कि कलरलेस होता है, पिंक कलर का होता है कह सकते हो, वो कलरलेस रह जाएगा। एंड तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज जो कि येलो कलर का होता है वो रेड में कन्वर्ट
वैसे ही तुम्हारा HNO3 में भी होगा, CH3COOH में भी होगा। समझ गए? अब बेस में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। NOH में तुम लोग देख सकते हो कि जैसे रेड लिटमस टच होगा तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। रेड लिटमस तुम्हारा ब्लू लिटमस जो रहेगा वो ब्लू का ब्लू रह जाएगा। फेनोप्थिलीन तुम्हारा जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। एंड मिथाइल ऑरेंज जो है वो तुम्हारा येलो का येलो में रहेगा। समझ गए? एक और बेस जो तुम्हारा है CaOH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें तुम्हारा रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस ब्लू का ब्लू रहेगा। तुम्हारा फेनोप्थिलीन जो कि कलरलेस है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज जो कि तुम्हारा येलो कलर का होता है वो येलो का येलो में ही रहेगा। तो तुम लोगों के टेबल को तुम लोग देख सकते हो अच्छे से, सेम टू सेम ये टेबल का आंसर है, ऑब्जर्वेशन है, याद कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एंड उससे पहले हम लोगों को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में कुछ इन्फो दिया गया, बेसिक चीजें हैं वो समझते हैं। तुम लोगों का जो ओनियन है वो जब एसिड से रिएक्ट करेगा एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर तो उसका जो स्मेल रहेगा वो सेम रहेगा। एंड बेस से जब रिएक्ट करेगा तो उसका जो स्मेल है वो गायब हो जाएगा। वैसे ही वनीला में भी सेम होगा कि एसिड से रिएक्ट करके उसका स्मेल वैसे ही का वैसे ही रहेगा, लेकिन बेस से रिएक्ट करेगा तो उसका जो स्मेल है वो गायब हो जाएगा। क्लोव में भी वही रहेगा कि एसिड से रिएक्ट करके उसका स्मेल सेम रहेगा, लेकिन बेस से रिएक्ट जैसे ही होगा तुम्हारा इंडिकेटर तो उसका स्मेल गायब हो जाएगा। ये बेसिक चीज था। अब तुम लोगों को एक्टिविटी 2.2 समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोगों को बोला जा रहा है कि तुम लोगों को फाइन चॉप्ड ऑनियंस ले लेना है एक प्लास्टिक में, उसमें तुम लोगों को क्लॉथ का 2 स्ट्रिप डाल देना प्लास्टिक बैग में, प्लास्टिक को जोर से टाइट कर देना है, एकदम एयर पैक कर देना है एंड उसे रात भर के लिए रख देना है। अब तुम्हारा जो क्लॉथ स्ट्रिप होगा वो एक इंडिकेटर के जैसे काम करेगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के जैसा काम करेगा। अब आगे हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि उन दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को एक साफ सरफेस पे रखो। एक में तुम लोग HCl यानी कि एसिड डालो एक स्ट्रिप में, एंड सेकेंड NOH यानी कि बेस डालो एक क्लॉथ के स्ट्रिप में। अब तुम लोगों को बोला जा रहा है कि वो दोनों स्ट्रिप को अब तुम लोगों को अच्छे से धो देना है एंड फिर उसे स्मेल करना है। एंड तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आखिर क्या चेंजेस आएगा उसमें। तो वो ऑनियन क्लॉथ जिसमें तुम लोगों ने NOH को डाला यानी कि बेस को डाला, उसका जो स्मेल होगा ऑनियन का वो स्ट्रिप से गायब हो जाएगा। एंड उसके अपोजिट जो एक और स्ट्रिप है उसमें तुम लोगों ने HCl डाला तो वो जो स्ट्रिप का स्मेल रहेगा वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। समझ गया? पहला ऑब्जर्वेशन यही था। अब आगे बोला जा रहा है कि तुम लोगों को वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल ले लेना है एंड उसके ओडर को चेक करना है। कैसे चेक करोगे? आप एक HCl का सॉल्यूशन ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब में एंड एक NOH का सॉल्यूशन ले लेना है। अब उसमें तुम लोगों को वनीला एसेंस डाल देना है। तुम लोग एक टेस्ट ट्यूब में देखोगे जिसमें HCl था उसमें वनीला एसेंस का स्मेल बना रहेगा, लेकिन NOH वाली टेस्ट ट्यूब में गायब हो जाएगा वनीला एसेंस का। वैसे ही क्लोव ऑयल में भी होगा एग्जैक्टली सेम। आंसर तुम लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, याद कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की तरफ एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। एक्टिविटी तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक्टिविटी 2.3। तुम लोगों को करना क्या वो समझो। तो यार तुम लोगों का जो फिगर 2.1 है उसके अकॉर्डिंग से तुम लोगों को एक प्रॉपर सेटअप कर लेना है। एंड उसके बाद करना क्या है कि तुम लोगों को 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब में एंड उसमें तुम लोगों को कुछ पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स को ऐड कर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल, यानी कि जिंक ग्रैन्युल के सरफेस में तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो क्लियरली तुम लोग ये लिख सकते हो कि जिंक ग्रैन्युल का जो सरफेस है उसमें हाइड्रोजन गैस का बबल्स तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। समझ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आगे हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि पास द गैस जिंक इन्वॉल्व थ्रू अ सोप सॉल्यूशन। अब जो गैस इवॉल्व हुआ उसे सोप सॉल्यूशन से पास करवाने बोल रहा है। व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, आखिर बबल्स क्यों फॉर्म हो रहा है सोप सॉल्यूशन से, जैसे फिगर में तुम लोग देख सकते हो। तो यार उसके लिए तुम लोगों को रिएक्शन समझना होगा कि रिएक्शन हो क्या रहा है। तुम्हारा जो जिंक है जो कि मेटल है जब रिएक्ट कर रहा है H2SO4 जो कि एक एसिड है, तब तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, दैट इज तुम लोगों का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग आराम से ये लिख सकते हो तुम्हारा जो हाइड्रोजन गैस है वो सोप सॉल्यूशन से पास होकर बबल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आगे हम लोगों को एक्टिविटी में ये बोल रहा है टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, यानी कि एक बर्निंग कैंडल को तुम लोगों को बबल्स के पास ले जाना है। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे
COOH आर द ऑब्जर्वेशन सेम इन ऑल द केसेस और डिफरेंट? क्या सभी एसिड्स में तुम लोगों का ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? तो यार सिंपली तुम लोग इसका आंसर ये लिख सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उसमें जो बबल्स का फॉर्मेशन रहेगा वो और ज्यादा रहेगा, क्योंकि रिएक्शन का प्रोसेस और तेज होगा। एंड वीक एसिड में तुम लोगों का कम बबल्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्रोसेस जो होगा, रिएक्शन जो होगा वो धीरे होगा। तुम्हारी स्क्रीन पे प्रॉपर आंसर दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन का, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो यार सिंपली अब तुम्हारी स्क्रीन पे एक और इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा होगा कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। मैंने अभी केमिकल इक्वेशन समझा दिया कि जिंक जब रिएक्ट करता है H2SO4 से दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड से, तो तुम लोगों का सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है दैट इज ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। समझ गए? इजी था। अब एक्टिविटी 2.4 को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो यार एक्टिविटी 2.4 में हम लोगों को सिंपली ये बोला जा रहा है कि तुम लोगों को जिंक ग्रैनुल्स ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, एंड उसमें तुम लोगों को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है। एंड फिर एक्टिविटी 2.3 के जैसा सेम रिपीट करना है सारी चीजों को। एंड तुम लोगों से आगे पूछ रहा है कि तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम लोग ये देखोगे कि जिंक ग्रैनुल से तुम्हारा बबल का फॉर्मेशन होगा। एंड जब तुम लोग फ्लेम को तुम लोग टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओगे तो वो बबल्स जो है वो फायर को कैच कर लेगा। ये ऑब्जर्वेशन है, याद कर लेना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं। जब वे तुम्हारा मेटल से रिएक्ट करता है कभी भी तो तुम्हारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, जैसे एसिड में हुआ था। इसका रिएक्शन जो अभी हुआ वो देख लेते हैं। 2NaOH जब जिंक से रिएक्ट कर रहा है तब तुम्हारा जो हो रहा है रिएक्शन वो बन रहा है तुम्हारा Na2ZNO2 दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, यानी कि NOH जो तुम्हारा बेस है रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा मेटल से, तो तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि तुम्हारा हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट एक्टिविटी दिख रहा होगा। ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ये जो एक्टिविटी है 2.5, चलो इसे समझ लेते हैं। एक्टिविटी में ये बोला जा रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब ले लेना है, A एंड B। उन दोनों टेस्ट ट्यूब में तुम लोगों को पहले टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लेना है एंड 0.5 ग्राम तुम लोगों को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेना है टेस्ट ट्यूब B में। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में तुम लोगों को HCl ऐड करना है 2 ml। एंड फिर तुम लोगों को पूछा जा रहा है क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड उसके बाद तुम लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि जो गैस इवॉल्व होगा उसे तुम लोगों को क्विक लाइन से पास करवाना है, पूछा जा रहा है। तो अब तुम लोग क्या ऑब्जर्व करोगे वो समझते हैं। व्हेन वी ऐड एसिड टू कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ मेटल, bubbles start coming from the carbonates. When we pass the air to a quick lime solution, it turn the lime water milky. यानी कि हो क्या रहा है वो समझो। जब भी तुम लोग एसिड को रिएक्ट करवा रहे हो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो फिर से बबल्स की फॉर्मेशन हो रहा है। एंड जब गैस जो इवॉल्व हो रहा है उसे क्विक लाइन से पास करवा रहे हो, तो तुम्हारा जो क्विक लाइन है उसका कलर चेंज होके मिल्की में बन जा रहा है। समझ गए? आगे देखते हैं रिएक्शन। तो तुम्हारी स्क्रीन पे रिएक्शन दिख रहा होगा। जब भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये तीन चीज का फॉर्मेशन होगा। अब जो हम लोगों ने एक्टिविटी में पढ़ा उसे हम लोग इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो पहला सबसे पहला Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट 2HCl, यानी कि तुम्हारा एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारा 2NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वैसे ही तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3 जब रिएक्ट कर रहा है HCl से दैट इज एसिड से, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आई होप समझ गए होंगे। स्क्रीन पे तुम लोगों को सारे इक्वेशन दिख रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एंड हम लोगों को ये भी बोला गया था कि हम लोगों को जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पास करवाना है क्विक लाइन से। क्या है रिएक्शन वो देखते हैं। तो जब तुम लोग CaOH2 दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड लाइम वाटर को रिएक्ट करवाते हो गैस कार्बन डाइऑक्साइड से, तो तुम लोगों का CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है एंड तुम्हारा जो क्विक लाइम है उसे मिल्की बना देता है, यानी कि मिल्की तुम्हारा बन जाता है CaCO3 और H2O का फॉर्मेशन होता है। समझ गए? तुम लोगों की स्क्रीन पे रिएक्शन दिख रहा होगा। एंड फिर आगे हम लोगों को ये NCERT में बोला जा रहा है जब हम लोग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्विक लाइन से पास करवाएंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा। CaCO3 जो कि
soluble in water. I hope तुम लोग समझ गए होगी सारे रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने पढ़े वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों का ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर तुम लोगों का सबसे पहला एक्टिविटी 2.6 है, उसे समझ लेते हैं। तुम लोगों को बोला जा रहा है कि 2 ml NaOH ले लेना है जो कि बेस है, एंड तुम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में उसे लेना है, एंड फिर उसमें तुम लोगों को फेनेप्थलीन सॉल्यूशन को ऐड कर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब दोनों मिक्स होता है, बेस और फेनेप्थलीन जो कि वीक एसिड है वो मिक्स होता है, तो कलर क्या होता है। तो तुम लोगों को सिंपली लिख देना है कि तुम्हारा सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है। समझ गए। आगे हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि अब कुछ ड्रॉप ऑफ HCl हम लोगों को उस सॉल्यूशन में फिर से डाल देना है। तो अब पूछा जा रहा है कि क्या कोई कलर में चेंजेस आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन है। तो तुम लोगों को सिंपली लिख देना है कि तुम्हारा जो पिंक कलर था वो फिर से कलरलेस हो जा रहा है, यानी कि पहले कलरलेस था एंड फिर हम लोगों ने फेनेप्थलीन को ऐड किया तो पिंक कलर हो गया, एंड फिर जब एक्स्ट्रा एसिड को ऐड किया हम लोगों ने दैट इज HCl तो वो फिर से कलरलेस बन गया। समझ जाओ कि न्यूट्रलाइज कर लिया एसिड और बेस ने एक दूसरे को। आगे क्या बोला जा रहा है व्हाई डिड द कलर ऑफ फेनेप्थलीन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड, यानी कि फेनेप्थलीन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब एसिड हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो तुम लोगों को सिंपली आंसर दिख रहा है उसे लिख देना। फेनेप्थलीन एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर वो पिंक कलर दे देता है, ठीक है। जब एक्स्ट्रा एसिड हमने ऐड किया तब वो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है एक दूसरे को, एंड इसलिए पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। स्क्रीन पे दिख रहा है, लिख लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को आगे बोला जा रहा है नाउ अगेन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, यानी कि NaOH जो कि तुम्हारा बेस है फिर से एक्स्ट्रा ऐड करने बोल रहा है। आगे पूछा जा रहा है डज द पिंक कलर ऑफ फेनेप्थलीन रीअपियर, क्या फेनेप्थलीन का पिंक कलर फिर से रीअपियर होता है। तो सिंपली यस लिख देना है, क्योंकि बेस का मात्रा बढ़ गया तो फेनेप्थलीन फिर से पिंक में चेंज हो गया। समझ गया। लास्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो तुम लोगों को सिंपली ये लिखना है इट इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ बेस दैट इज NaOH, जो मैंने बताया द इफेक्ट ऑफ बेस इज न्यूलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, यानी कि तुम लोगों ने एक एक्स्ट्रा बेस डाला तो तुम लोगों का फिर से बेस का क्वांटिटी इंक्रीज हो गया एंड वो पिंक कलर में फिर से चला गया। आई होप समझ गए होगे। इसका एग्जांपल यानी कि अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो जब भी तुम्हारा एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो तुम लोगों का सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। अब हम लोग इसे एक इक्वेशन की हेल्प से समझ लेते हैं। इक्वेशन स्क्रीन में दिख रहा होगा NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो तुम्हारा NaCl जो कि सॉल्ट है और H2O दैट इज वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ गया। आई होप क्लियर होगा। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो ये है कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन याद कर लेना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। इसमें सबसे पहले एक्टिविटी 2.7 तुम लोगों को ये बोल रहा है कि तुम लोगों को स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले लेना है एक बीकर में, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे करके मिला लेना है, उसे स्टिर करना है यानी कि घुमाना है। आगे बोल रहा है कि कलर में तुम लोग क्या देख रहे हो सॉल्यूशन में चेंजेस, एंड आखिर होता क्या कॉपर ऑक्साइड के साथ ये पूछा जा रहा है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन जो स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हारा CuO जो कि कॉपर ऑक्साइड है जो ब्लैक कलर का होता है वो रिएक्ट करता है HCl दैट इज एसिड से, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है CuCl2 जो कि होता है कॉपर क्लोराइड जो ब्लू ग्रीन कलर का बनता है, यानी कि ब्लू और ग्रीन कलर मिक्स होता है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड इसके साथ साथ तुम्हारा H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर तुम लोगों को सॉल्यूशन बताओ एक्टिविटी का जो पूछा गया तो सिंपली ये लिख सकते हो द सॉल्यूशन बिकेम ब्लू ग्रीन, जो मैंने बताया कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो बनता है वो ब्लू ग्रीन कलर का बनता है, एंड तुम्हारा जो कॉपर ऑक्साइड है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। द कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड CuCl2। समझ गए, इजी था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका बहुत ही इजी एग्जांपल, यानी कि रिएक्शन। जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तुम्हारे एसिड से तो तुम्हारा हमेशा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन बनता है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करता है तो होता क्या है। तो सबसे पहले होगा क्या कि नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट और वाटर जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर सो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर। ये चीज से हम लोग देख सकते हैं कि तुम्हारा नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा एसिडिक होता है नेचर में। तो इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। अगर यहाँ तक का एफर्ट थोड़ा सा भी पसंद आया होगा ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 10th के बाद हम लोग 11th एंड 12th में भी साथ रहने वाले बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगा। इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि तुम लोगों के लिए लिटरली बहुत मेहनत करता हूँ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी स्क्रीन पर घंटे बताओ क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो टेस्ट करने के लिए कि तुम लोग कितने ध्यान से अभी तक के वीडियो को देखे हो। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। एक वर्ड में या एक सेंटेंस में कमेंट एरिया में आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि नेचुरल इंडिकेटर का एक एग्जांपल दो। थर्ड ये है कि अगर तुम सोप बबल जो कि हाइड्रोजन से फिल्ड होता है उसके पास लाइटेड कैंडल ले जाते हो तो किस टाइप का साउंड निकलता है। मैंने बताया था, भूलना मत एंड कमेंट में बताओ। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। फिफ्थ ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में पास करवाते हैं तो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर में क्या चेंजेस आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5, तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। जिन स्टूडेंट को 5 में से 4 भी आते होंगे इसका मतलब तुम लोगों ने ध्यान से अभी तक की वीडियो को देखा है, और जिनको 2 या 3 क्वेश्चन आता होगा तो थोड़ा और ध्यान दो यार, क्योंकि आगे का वीडियो थोड़ा और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जो कि है तुम्हारा व्हाट डू ऑल एसिड एंड और बेसिस हैव इन कॉमन। यानी कि सारे एसिड में और बेसिस में क्या कॉमन होता है। इसके अंदर एक्टिविटी 2.8 है, इसमें बोला क्या जा रहा है वो समझते हैं। तुम लोगों को एक एक करके पहले ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेना है, अल्कोहल का लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड का तुम लोगों को एक एक करके सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। तुम लोगों को 2 मेल लेना है, कॉर्क में डाल देना उसे, जैसे फिगर में दिख रहा है, एनिमेशन में दिख रहा है। उसके बाद कॉर्क को तुम लोगों को 100 ml बीकर में डुबा देना है। सबसे पहले तुम लोगों को करना क्या है कि उस तुम्हारा जो नेल है उसे तुम लोगों को उसके 2 टर्मिनल को तुम लोगों को बैटरी से कनेक्ट कर देना है, एक स्विच लगा देना है, एक बल्ब लगा देना है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि तुम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। तो पहले HCl से पास करवा दिया, ये बता दिया गया। अब सेकेंडली बोल रहा है कि तुम लोगों को फिर HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड से तुम लोगों को पास करवाना है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें तुम लोगों को क्या लिखना है कि तुम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों केसेस में, यानी कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के केस में तुम लोग ये देखोगे कि तुम्हारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जो एसिड जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि एसिड में तुम्हारा H+ आयंस प्रेजेंट होता है। सिंपली पहला क्वेश्चन का ये आंसर है। आगे क्या लिखा वो देखते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। यानी कि अब तुम लोगों को ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन एक एक करके फिर से एक्सचेंज करके टेस्ट करना है कि क्या बल्ब ग्लो करेगा। तो तुम लोगों को सिंपली इसमें ये लिख देना कि बल्ब नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि तुम्हारा जो अल्कोहल है एंड तुम्हारा ग्लूकोज है उसमें H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल द केसेस। तो इसका आंसर है सिंपली नो। आई होप क्लियर होगा पूरा एक्टिविटी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि NCERT का है। इसमें मार्क हो रहा है इंपॉर्टेंट चीज है। एसिड कंटेन H+ आयन एज कटायन एंड अनायन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Cl नेगेटिव तुम्हारा जो है वो HCl में होता है, NO3 नेगेटिव तो जो है वो तुम्हारा HNO3 में होता है, SO2 नेगेटिव तुम्हारा जो है वो तुम्हारा H2SO4 में होता है, एंड CH3COO नेगेटिव जो है वो CH3COOH में होता है, ठीक है। ये जो चीज होता है इसी के थ्रू तुम लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करता है। आगे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि सेम एक्टिविटी जो अभी हम लोगों ने रिपीट किया उसे हम लोगों को एल्कली यानी कि बेसिस के साथ करना है। अब सॉल्यूशन में हम लोगों को बेस डाल के देखना है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बेसिस आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच गिव्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दिस आयंस हेल्प्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इनके पास भी आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये लिख देना, ठीक है। इसमें OH- आयंस होते हैं, याद रखना। एक चीज और याद करना कि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वीक बेसिस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में, ये लिख देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर। क्या होता है जब हम लोग एसिड और बेस को वाटर से मिक्स करते हैं। तो इसके अंदर पहला टॉपिक ये है, एक्टिविटी 2.9 है, वो समझ लेते हैं। बोला ये जा रहा है कि तुम लोगों को 1 ग्राम NaCl ले
डिलीवरी टू यू, यानी कि तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या टेम्परेचर में ऑब्जर्व कर रहे हो एंड तुम लोगों का कोई गैस इवोल्यूट हो रहा है, क्या इवॉल्व हो रहा है, तो तुम लोगों को सिंपली लिख देना है कि जब रिएक्शन होगा तो तुम्हारा HCl गैस इवॉल्व होगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि जब सोडियम क्लोराइड तुम्हारे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो तुम लोगों का होगा क्या कि HCl गैस इवॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे हम लोगों को एक्टिविटी में बोला जा रहा है टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। ड्राई और वेट लिटमस पेपर ले लेना है एंड तुम लोगों को आगे टेस्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, कौन से केस में लिटमस पेपर अब चेंज करेगा अपनी कलर को, ठीक है। अब जो तुम्हारा HCl गैस इवॉल्व हुआ ना, उसे तुम लोगों को लिटमस पेपर से चेक करना है, एक ड्राई लिटमस पेपर एंड एक नॉर्मल लिटमस पेपर। तो होगा क्या कि तुम्हारा जो नॉर्मल लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो ड्राई लिटमस पेपर है उसमें कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा क्यों, वो आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आगे, ऑन द बेसिस ऑफ अवर एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली ये लिख देना है कि ड्राई HCl गैस कैन नॉट प्रोड्यूस H+ आयन, यानी कि जो ड्राई HCl तुम्हारा जो निकला, यानी कि जो गैस निकला HCl का, वो H+ आयंस नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, इसलिए वो एसिडिक नहीं कहलाएंगे। एंड तुम्हारा जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो H+ आयंस को कंडक्ट करते हैं, इसलिए वो एसिडिक होगी। सिंपल से समझ गया, आई होप क्लियर होगा ये टॉपिक। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया उसका इक्वेशन गिवन है, देख लेते हैं। HCl जो तुम्हारा एसिड है जब रिएक्ट कर रहा है H2O दैट इज वाटर से, तो तुम लोगों का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आई होप समझ गए होंगे तुम लोग। आगे तुम्हारी स्क्रीन पे और भी रिएक्शन दिख रहा है, उसे देख लेते हैं। जब H पॉजिटिव तुम्हारा रिएक्ट करता है H2O दैट इज वाटर से, तब तुम्हारा H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है ना प्रोडक्ट, याद रखना। आगे हम लोगों को बोला जा रहा है कि जब बेस रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या होगा, तो चलो रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले NaOH जो कि तुम्हारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब तुम्हारा रिएक्ट करेगा वाटर से तो तुम लोगों का Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव निकलेगा, समझ गए। जब KOH जो कि तुम्हारा बेस है रिएक्ट करेगा वाटर से तो तुम्हारे K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव निकलेगा। एंड नेक्स्ट तुम लोगों का MgOH2 जो कि तुम्हारा फिर से एक बेस है रिएक्ट करेगा वाटर से, तो Mg तुम लोगों का पॉजिटिव निकलेगा, 2 ऊपर में पॉजिटिव रहेगा प्लस 2OH माइनस नेगेटिव रहेगा तुम्हारा, समझ गए। आई होप क्लियर होगा। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि OH नेगेटिव आयन जो है वो वाटर में प्रोड्यूस होता है एक्वस सॉल्यूशन में, एंड ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसे एल्कली बोलते हैं, यानी कि सारे बेसिस तुम्हारे एल्कली नहीं कहलाएंगे, ये याद रखना। जनरली बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बेसिस सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हम लोग एल्कली कहते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी को, दैट इज एक्टिविटी 2.10। देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि तुम लोगों को 10 ml वाटर ले लेना है बीकर में, उसके बाद तुम लोगों को कुछ ड्रॉप H2SO4 जो कि एक एसिड है उसे ड्रॉप करना है एंड तुम्हें बीकर को स्लोली मूव करना है। इफ देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज है तो यस लिख देना है, क्योंकि तुम लोगों का हीट हो जाएगा तुम्हारा बीकर। आगे लिखा जा रहा है कि इफ देयर एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो सिंपली ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हीट तुम लोगों का बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि तुम लोगों को रिकॉर्ड करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स के साथ क्या होता है, तो सिंपली ये लिख देना है कि उसमें तुम लोगों को एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि तुम लोग जब भी बेस या फिर एसिड को वाटर में मिलाओगे तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एंड केयर तुम लोगों को करना चाहिए जब भी लैब में तुम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वाटर एंड तुम्हारे HCl यानी कि एसिड के साथ, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि जब भी तुम लोग एसिड में वाटर को मिक्स करोगे तो तुम्हारा बीकर टूट सकता है या फिर तुम्हारा एसिड स्प्लैश कर सकता है तुम्हारे बॉडी में, इसलिए हमेशा तुम लोगों को वाटर में एसिड को पोर करना है या फिर बेस को पोर करना है, वो भी कॉन्स्टेंट स्टीरिंग के साथ, यानी कि थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है, कभी भी एसिड को वाटर में पोर नहीं करना है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी हम लोग एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो तुम लोगों का OH एंड H+ आयंस का जो वॉल्यूम होता है, जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो डिक्रीज करते हैं पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, एंड इसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड और बेस तुम्हारा डाइल्यूटेड है। डाइल्यूशन का तुम लोगों को डेफिनेशन ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे,
अच्छे से याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो देखो यार, इस टॉपिक में हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो सारे इंडिकेटर्स होते हैं ये बता देते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम लोगों के पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हम लोगों को एसिडिक और बेसिक मीडियम के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है वो देखते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर सच एज डाइस व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ इंटायर pH स्केल। यानी कि ये अलग अलग कलर्स को देते हैं जो हम लोगों को बताता है कि तुम लोगों का एसिडिक या फिर कोई भी सॉल्यूशन कितना ज्यादा बेसिक है। ये अलग अलग इंडिकेटर से बने होते हैं, या कह सकते हैं अलग अलग डाइस के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। आगे हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट ये है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन और pH स्केल हैज बीन डेवलप्ड। यानी कि हम लोगों को हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को जानने के लिए pH स्केल का निर्माण किया गया, उसका डेवलपमेंट किया गया। pH में तुम्हारा P स्टैंड करता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। समझ गए? अब तुम्हारी स्क्रीन में pH स्केल दिख रहा होगा, ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेते हैं। बीचों बीच स्केल का तुम लोग देख सकते हो कि 7 है। 7 तुम लोगों का न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई भी ना तुम्हारा एसिडिक होगा ना फिर बेसिक होगा। कोई भी pH स्केल में कभी भी 7 शो कर रहा है, यानी कि वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। अब 7 से कम होगा, यानी कि 7 से डिक्रीज होगा नंबर, तो तुम लोग कह सकते हैं कि कोई भी मीडियम, कोई भी चीज तुम्हारा एसिडिक एंड तुम लोगों का उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यानी कि 7 से नीचे जाएगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा एंड वो एसिडिक है। अब 7 से ऊपर जाएगा pH का वैल्यू, तो तुम लोग कह सकते हो कि कोई भी सॉल्यूशन तुम्हारा बेसिक है एंड तुम लोगों का OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड H+ कंसंट्रेशन तुम्हारा घटेगा। आई होप तुम लोगों को pH के बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी 2.11 की तरफ। ये जो एक्टिविटी है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोगों को इसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है कि सबका pH कितना कितना होगा। आंसर तुम्हारी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। कोई इंपॉर्टेंट चीज है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे स्क्रीन पे एक और इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है जो कि स्केल है pH का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स गिवन है, उसे देख लो एंड याद कर लेना। तुम लोगों का हमेशा गैस्ट्रिक जूसेस जो होता है पेट में, उसका pH होता है 1.2, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। लेमन जूस यानी कि तुम्हारा जो लेमन जूस होता है उसका pH तुम्हारा हमेशा 2.2 होता है। तुम्हारा प्योर वाटर जो तुम जनरली ड्रिंक करते हो वो न्यूट्रल होता है, दैट इज 7.4 होता है लगभग में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तुम लोगों का हमेशा 10 pH होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 10 pH होता है इसका। आखिरी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है इसका pH तुम्हारा 14 होता है एंड कह सकते हो कि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि 14 का इसका है pH वैल्यू। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। यानी कि pH का क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। इसके अंदर पहला टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल pH के सेंसिटिव होते हैं? क्या एसिडिक और बेसिक मीडियम पे उनको फर्क पड़ता है? तो इसका ये आंसर है कि तुम लोगों का जनरली बॉडी जो वर्क करता है वो pH रेट 7.0 to 7.8 में वर्क करता है। आगे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा जब भी एसिडिक रेन होता है तो उसका जो pH वैल्यू होता है 5.6 से नीचे गिर जाता है। एंड ये जो रेन वाटर होता है ये समुद्र से जाके मिल जाता है या फिर बॉडी वाटर से जाके मिल जाता है, तो वहां के एक्वेटिक एनिमल को बहुत ज्यादा हार्म करता है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, व्हाट इज द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। यानी कि तुम्हारा जो बैकयार्ड है उसकी सॉइल का क्या pH है जिसमें प्लांट ग्रो हो रहा है। तो प्लांट के ग्रो होने का भी एक पर्टिकुलर pH होता है। कभी भी सॉइल तुम्हारा ज्यादा एसिडिक या फिर ज्यादा बेसिक होगा तो प्लांट नहीं ग्रो कर पाएगा। इसलिए तुम लोगों को मीडियम न्यूट्रलाइज का लेवल का सॉइल होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक्टिविटी 2.12, इसको बोला जा रहा है कि तुम लोगों को चेक करना अपने बैकयार्ड के सॉइल को, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोगों को जनरली इसका आंसर ये होगा कि तुम्हारा जो प्लांट जो ग्रो होता है वो जनरली pH 6 to 7 के बीच ग्रो होता है, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि हम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या pH होता है। तो तुम लोगों को पता ही है कि वो हमारे पेट में एक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुम्हारे इंडाइजेशन के टाइम पे होता क्या है कि तुम्हारा जो पेट होता है वो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो इसे ठीक करने के लिए लोग क्या यूज करते हैं? लोग यूज करते हैं एंटासिड को। एक बहुत ही कॉमन यूज एंटासिड है तुम्हारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैंने अभी बताया। उसका pH कितना बताया था कमेंट करके जरूर बताना, समझ गया? ये इंपॉर्टेंट था। आगे तुम लोगों को नेक्स्ट
कम होता है तो बैक्टीरिया धीरे धीरे दांत को कोरोड करने लगता है एंड सड़ाना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो टूथपेस्ट हम लोगों को यूज करना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए एंड हमेशा हम लोगों को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो शुगर को ही तोड़ता है एंड ब्रोक करके उसे एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे दांत खराब होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल कैसे एसिड का यूज करते हैं वो देखते हैं। तुम्हारा जो बी स्टिंग होता है यानी कि जब मधुमक्खी काटता है तो बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशन होता है, इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली बेकिंग सोडा। इससे रिलीफ बहुत ज्यादा होता है तुम्हारे पेन में, क्योंकि ये बेसिक है एंड तुम्हारा जो बी स्ट्रिंग होता है वो एसिडिक होता है। आगे हम लोगों को एक और एग्जांपल दिया है निटल लीफ का। निटल लीफ तुम्हारा जो होता है वो एसिड तुम लोगों को छोड़ देता है बॉडी में, जब भी टच करता है उससे बहुत ज्यादा पेन एंड इरिटेशन होता है। इसका एक बहुत ही कॉमन सॉल्यूशन है तुम लोगों का डॉग प्लांट, जो उसके बगल में ग्रो होता है। तुम्हें सिंपली उसे यूज करने रहा है क्योंकि वो बेसिक होता है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिख रहा है इस पूरे पेज का। ये जो चार्ट है अच्छे से याद कर लेना। इसमें क्या बताया जा रहा है, विनेगर में तुम लोगों का एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, मैंने पहले बताया था। टैमरिंड में तुम लोगों का टार्टरिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तुम्हारा सोर मिल्क यानी कि कर्ड में तुम लोगों का लैक्टिक एसिड होता है एंड लेमन में तुम लोगों का साइट्रिक एसिड होता है एंड स्ट्रिंग में तुम लोगों का मिथेनोइक एसिड होता है, याद कर लेना। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये सब। और निटल स्ट्रिंग में तुम लोगों का मिथेनोइक एसिड होता है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं तुम लोग सभी का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एंड एक यार प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत करता हूँ। वीडियो को भी एक लाइक जरूर करना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोर अबाउट सॉल्ट को। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम मैं बता दूंगा कहाँ से तुम लोगों को ध्यान देना है। अभी तुम लोग ध्यान दे सकते हो लेकिन थोड़ा कम भी दोगे तो चलेगा। तो देखो तुम लोगों को इसके अंदर तुम्हारा एक्टिविटी 2.1 दिख रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है वो समझते हैं। तुम लोगों को बोला जा रहा है कि कुछ केमिकल फॉर्मूलाज के नाम लिखने, कुछ सॉल्ट के जो केमिकल फॉर्मूलाज है उसके नाम लिखने, जो तुम लोगों को नीचे दिख रहा है, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड और भी जो नाम दिए गए हैं इसके केमिकल फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। तो यार उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए तुम लोगों को स्क्रीन पे टेबल दिख रहा होगा, यही इसका आंसर है, याद कर लेना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एक्टिविटी में ये भी बोल रहा है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करने कि इसमें कौन सा एसिड है एंड बेस है सारे सॉल्ट्स में, तो उसका भी आंसर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़ लेना। उतना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, रिपीट कर दे रहा हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं सॉल्ट्स के। तो यार बेसिक टर्म नंबर 1 है तुम लोगों का कि तुम्हारा जो सॉल्ट है वो एक जनरल नाम है एंड कभी भी सॉल्ट का नाम लिया जाए तो तुम लोगों को ये नहीं सोचना कि सोडियम क्लोराइड का हमेशा नाम लिया जा रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड तुम्हारा जो है सॉल्ट तुम्हारा फॉर्म होता है एसिड एंड बेस की रिएक्शन की हेल्प से एंड थर्ड तुम्हारा ये पॉइंट है कि तुम लोगों का जैसे एसिड और बेस कंडक्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन में, वैसे ही सॉल्ट भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे आयोनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के नाम एंड उसके फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, इस टेबल को याद कर लेना, काम आएगा। तो अब चलो लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का क्या पीएच होता है। इसके अंदर तुम्हारा एक्टिविटी स्टार्ट होगा, दैट इज एक्टिविटी 2.14। इसमें क्या बोला जा रहा है, तुम लोगों को जो नाम दे दिए हैं बेसिक सॉल्ट्स के उसमें तुम लोगों को भरना है। तुम लोगों को टेबल दिख रहा है, उसमें तुम लोगों को सबसे पहले सॉल्ट का नाम लिखना है, उसका पीएच का वैल्यू लिखना है, एसिड कौन सा यूज हुआ वो लिखना है और बेसिक कौन सा यूज हुआ वो लिखना है। सिंपल सा टेबल है, इसे तुम लोगों को भरना है जो नाम तुम लोगों को एक्टिविटी में गिवन है। तो स्क्रीन पे तुम लोगों को आंसर दिख रहा होगा, आंसर याद कर लेना। तुम लोगों को इसमें क्या याद करना है इंपॉर्टेंट, कि पीएच किसका कितना होता है वो याद कर लेना। जहाँ पे पीएच ग्रेटर दिख रहा है 7 से, वहां पे वो जो तुम्हारा केमिकल है वो बेसिक है एंड 7 से कम तुम्हारा जब पीएच दिखा रहा है तो तुम्हारा वो केमिकल पर्टिकुलर केमिकल एसिड है। आई होप टेबल तुम लोगों को दिख रहा होगा, इसे याद कर लेना, इजी है। अब आगे बढ़ते हैं, तुम लोगों को एनसीईआरटी के अंदर कुछ गिवन है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया कि तुम्हारा जो सॉल्ट है, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हारा रिएक्ट करता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड तुम्हारा जो पीएच लेवल बनता है वो 7 का बनता है, यानी
सॉल्ट होता है अलग अलग, एंड फिर अलग अलग सॉल्ट्स को सेपरेट करके हम लोगों को NaCl निकालते हैं सी की हेल्प से। तो आगे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो सी है उसमें बहुत सारे अलग अलग इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं। ये जो इम्प्यूरिटीज होते हैं वो बहुत ही बड़े लार्ज क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ब्राउन कलर का होता है, एंड इसे हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन स्क्रीन में दिख रहा है, उसे रीड कर देता हूँ। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, जो मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। समझ गए? डेफिनेशन ये है, याद कर लेना। अब हम लोग हमारे पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, एंड बोर्ड्स में लिख कर ले लो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हम लोगों का कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। तो ध्यान से सुनना, इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो कॉमन सॉल्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जिसकी हेल्प से अलग अलग चीजें बनती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड और भी चीजें बनती है। तो हम लोग आगे ये देखते हैं कि कैसे एक चीज की हेल्प से, एक सब्सटेंस की हेल्प से अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ये देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या, वो अच्छे से समझो। सबसे पहले होता क्या कि एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जिसे ब्राइन कहते हैं हम लोग, एंड इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही पास करते हैं तो ये जो हम लोगों का सोडियम क्लोराइड है ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, जो कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्लोर एफर्ट करता है क्लोरीन को एक प्रोडक्ट, एंड सेकंड एल्कली तुम्हारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना। अब फॉर्मूला देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। तो NaCl जब तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, दैट इज H2O के साथ, तो तुम लोगों का प्रोडक्ट बन रहा है NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। अब आगे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो क्लोरीन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है, हाइड्रोजन गैस तुम्हारे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है वो तुम लोगों का कैथोड के आसपास बन रहा है। ये हम लोगों को बताया जा रहा है। इस प्रोसेस की हेल्प से हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा कि कैसे रिएक्शन हो रहा है एंड कैसे हम लोगों का ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है। तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि इस फिगर में तुम्हारा एनोड की तरफ क्लोरीन जा रहा है, कैथोड की तरफ हाइड्रोजन जा रहा है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा बन रहा है, वो आसपास बन रहा है कैथोड के। इस फिगर में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें हाइड्रोजन का यूजेज दिया हुआ है, क्लोरीन का यूजेज दिया हुआ है, याद कर लेना। हाइड्रोजन तुम लोगों का फ्यूल बनाने में हेल्प करता है, एंड अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प करता है। तुम लोगों का जो क्लोरीन है वो वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल में PVC की तरह काम करता है, डिस्टिफिकेंट की तरह काम करता है, एंड CFC तुम लोगों का पेस्टिसाइड के जैसा काम करता है, याद कर लेना ये जो इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम लोगों का NOH है जो नीचे लिखा हुआ है, पेपर मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये सारी चीजें। मैंने अपने 10th में सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से याद किया था। अब हम लोग ये देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो यार जो क्लोरीन हम लोगों ने ऊपर ऑब्टेन किया इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से, उसे ब्राइन कहते हैं, एंड ये जो क्लोरीन है ये स्लेट लाइन के ऊपर एक्ट करता है, एंड इससे हम लोगों का ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2 का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन स्क्रीन पे दिख रहा है, जब CaOH होल में 2 तुम्हारा जो स्लेट लाइन है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, तो तुम लोगों का ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, जो कि है तुम्हारा CaOCl2 प्लस H2O, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ यूजेस है, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, याद कर लेना। सबसे पहले ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, सेकेंडली ये तुम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है केमिकल इंडस्ट्री में, थर्ड तुम लोगों का ड्रिंकिंग वाटर को ये जर्म्स फ्री बनाता है। आई होप क्लियर होगा ये टॉपिक। चलो बढ़ते हैं बेकिंग सोडा की तरफ कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। तो तुम लोगों का घर में बेकिंग सोडा मोस्ट कॉमन यूज होता है खाने को पकाने में, एंड कोई भी जो पकौड़ा है उसे क्रिस्पी बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है वो देखते हैं। तुम लोगों का जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब तुम लोगों का NaCl जो है वो वाटर एंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 यानी कि अमोनिया को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, तो तुम लोगों का अमोनियम क्लोराइड बनेगा, दैट इज NH4Cl प्लस तुम लोगों का NaHCO3, जो कि तुम लोगों का बेकिंग सोडा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम लोगों का जो बेकिंग सोडा है उसे फिर से हम लोग हीट करेंगे तो क्या रिएक्शन बनेगा। तो तुम लोगों का 2NaHCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे, जो कि बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, तो तुम लोगों का Na2
सोडियम कार्बोनेट और H2O एंड CO2 रिलीज होगा एज अ प्रोडक्ट। आई होप क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लोगों को बेकिंग सोडा का यूज बताया जा रहा है। सबसे पहले ये यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका रिएक्शन है देख लेते हैं। तो लोगों का NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा है रिएक्ट करता है H+ जो कि कोई भी एसिड का एक आयन है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो तुम लोगों का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड तुम लोगों का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड दैट इज बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। आई होप क्लियर होगा। तो तुम्हारा जो ये बेकिंग पाउडर होता है ये बहुत सारे खाने की चीजों में यूज होता है एंड ये जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा इससे CO2 जो रिलीज होता है ये हम लोगों का ब्रेड को फुलाने में काम आता है। आई होप क्लियर होगा। तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जो बेकिंग सोडा है वो एक इंग्रेडिएंट का काम करता है, एक एंटी एसिड का काम करता है। एंटी एसिड के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये एक एंटी एसिड की तरह काम करता है एंड पेट में जब भी तुम लोगों का गड़बड़ी होता है तो ये एक अल्कली के जैसा काम करता है। तुम लोगों का जो भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है पेट में उसे खत्म कर देता है एंड तुम लोगों को स्टोमक में पेन और इरिटेशन से बहुत ज्यादा हेल्प करता है। थर्ड तुम लोगों का ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है आग को बुझाने में। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा, अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है वो देखते हैं। तो तुम लोगों का जो वॉशिंग सोडा है वो तुम्हारा सोडियम क्लोराइड के हेल्प से बनता है एंड तुम्हारा वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3.10H2O। क्या है वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, डोंट वरी। तो हो क्या रहा है वो देखो। जब तुम्हारा Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट को हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे उसमें 10H2O ऐड करेंगे तो तुम लोगों का बनेगा Na2CO3.10H2O जो तुम लोगों का वॉशिंग सोडा होगा। यहाँ हम लोगों को बताया जा रहा है कि तुम लोग जब भी सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हो तब तुम्हारा बेकिंग सोडा बनता है एंड फिर सोडियम कार्बोनेट को जब तुम लोग फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो तो तुम लोगों को वॉशिंग सोडा बनता है। आई होप क्लियर हो। कुछ इंपॉर्टेंस है याद कर लेना। इंपॉर्टेंस नंबर 1 क्या है, ये तुम लोगों का ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। ये तुम लोगों के सोडियम कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है बोरेक्स। आगे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है, डोमेस्टिक यूज में इसका काम आता है एंड लास्ट हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये परमानेंट हार्डनेस बिठाता है वाटर का। तो इसी के साथ हम लोगों का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है तुम्हारा आर द क्रिस्टल और सॉल्ट रियली ड्राई। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यार इसके अंदर तुम्हारा एक्टिविटी 2.15 आता है एंड इसमें क्या बोला जा रहा है सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लेना है एंड उसमें तुम लोगों को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल ले लेना है एंड उसे हीट करना है। आगे हम लोगों को ये बोला जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, यानी कि कॉपर सल्फेट का क्या कलर होगा जब हम लोग उसे हीट करेंगे। तो कॉपर सल्फेट तुम्हारा ब्लू कलर का था, हीट करो तो वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम लोगों को बोला जा रहा है डू यू नोटिस अ वाटर ड्रॉपलेट इन बोइलिंग ट्यूब, क्या वाटर ड्रॉपलेट तुम लोग नोटिस कर रहे हो बोइलिंग ट्यूब में? तो तुम लोगों को सिंपली यस लिख देना है। आगे हम लोगों को बोला जा रहा है वेयर हैव दे कम फ्रॉम, यानी कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आया, तो तुम लोगों को सिंपली लिखना है कॉपर सल्फेट से वो वाटर ड्रॉपलेट आया। आगे बोला जा रहा है कि 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर तुम लोगों को फिर से टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना कॉपर सल्फेट में। तो होगा क्या वो पूछा जा रहा है, क्या ऑब्जर्व करोगे? तो सिंपली तुम लोगों को ये लिख देना कि तुम लोगों का जो व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट का जो फेड हो गया था वो फिर से ब्लू कलर में आ जाएगा क्योंकि वो वाटर को ऑब्जर्व करेगा। सिंपल एक्टिविटी था, आई होप क्लियर होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि तुम्हारा वाटर का क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर अमाउंट प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी कि कोई भी सॉल्ट में तुम्हारा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा CuSO4.5H2O ये एक वेट केमिकल है एंड इसमें तुम लोगों का वाटर प्रेजेंट है 5H2O, यानी कि 5 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। आगे हमसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि Na2CO3.10H2O क्या वेट होगा, तो सिंपली यस लिख देना है। आगे बोला जा रहा है कि जब हम लोगों का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो एक और ऐसा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि पानी को प्रोसेस करता है, वो हम लोगों का जिप्सम। जिप्सम इंपॉर्टेंट टर्म है, याद करना। जिप्सम का तुम लोगों का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है एंड ये कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। आगे हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका यूज है, क्या यूज है वो देखते हैं। तो तुम्हारा ऑन हीटिंग 373 केल्विन, यानी कि तुम लोग 373 केल्विन पे जब जिप्सम को हीट करोगे तो होगा क्या, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा एंड बन जाएगा तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि
मिस्टेक इज योर रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।